नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मती के दौरान उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब तटबंध की मरम्मती में लगी बड़ी नाव नदी की तेज धारा में डूब गई। इस हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए आप खुद कि कैसे मजदूर नाव पर सवार हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच नदी की तेज धारा आती है और फिर चंद सेकंड में नाव जनरेटर समेत नदी की तेज धारा में समा जाती है। गनीमत यह रही कि मजदूरों को संभलने का थोड़ा मौका मिल गया और वो नाव से बाहर आ गए। नाव के पानी में डूबने से महज कुछ सेकंड पहले एक मजदूर जो है दौड़कर बांस के सहारे बाहर आ गया, उसने अपनी जान बचाई। अगर थोड़ी सी चूक होती तो 2 लोगों की जान जा सकती थी। इस हादसे में 2 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। घटना बरौली के देवापुर के मलंग बाबा स्थान सारण बांध की है। नाव हादसे में बाल बाल बचे दोनों मजदूरों ने राहत की सांस ली है। हेल्प करा जो पानी भरा तो मरता है हेल्प बांधा नहीं डेंगी बांधा डूब गई। बना 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 बांध के छोड़ दो, हाथ ना फंसो। बोतल होते गए लोग। लश्कर का इंजन नाव था, बाइलिंग का काम हो रहा था। इसी तरह नाव बचा कर जान हम लोग उतरे, उसके बाद नाव कहाँ बांध बना जा रहा है? ये बांध देवपुर है, पुराना देवपुर का दीवान है, मोरी के पास मलंग बाबा का स्थान है। इधर बिहार में गुरुवार को 2 जगहों पर नाव हादसा हुआ। छपरा में बाढ़ के पानी में नाव पलट गई जिससे 2 लोग लापता हैं। हादसा गोथर गांव में हुआ। नाव पर 6 लोग सवार थे, लोगों को बचा लिया गया है। घटना उस वक्त की है जब सभी लोग नाव से दूसरी तरफ जा रहे थे। वहीं कटिहार में गंगा नदी में नाव पलटी जहां 6 लोग लापता हैं। नाव पर 12 लोग सवार थे। खगड़िया में खराब मौसम होने की वजह से गंगा नदी में नाव का परिचालन देर रात रोक दिया गया। हालांकि प्रशासन के इस फैसले का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो गंगा पार मथार गांव से पूजा का सामान खरीदने खगड़िया शहर आए। गंगा में नाव परिचालन बंद होने से इन सभी को रहीमपुर के सोनवर्षा घाट पर ही रात बिताने की मजबूरी आ गई। इन लोगों से बातचीत के हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया में मौसम खराब होने के कारण जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए जो नाव चल रही थी उसको परिचालन पर रोक लगा दिया, जिसके कारण हम इस समय खड़े हैं सोनवर्षा घाट पर, जहां दिखा सकते हैं कि परिचालन के रोक के बाद जो लोग यहां पर हैं इस घाट पर फंसे हुए हैं और जो प्रशासन के जो रोक लगाई गई है, जो लोग ये मथार दियरा के रहने वाले हैं सभी लोग नाव के सहारे ही आवागमन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि तेज हवा के कारण नाव का परिचालन नहीं हो सकता था। इसलिए ये लोग सुबह तो बाजार करने के लिए खगड़िया शहर आए थे, लेकिन जैसे ही इनको शाम में फिर वापस लौटना था, अपने घर लौटना था अपने सामानों के साथ और जो पर्व है उसको लेकर के, लेकिन जो अभी स्थिति है कि अंधेरे में उस घाट पे ही रुके हुए हैं। हम मथार से खगड़िया आए हैं, हम ही नहीं बल्कि मथार से तकरीबन 100 से 125 आदमी सुबह में पर्व होने के कारण यहाँ आए हैं। पर्व होने के कारण आए हैं, जब वहाँ से खगड़िया पहुँच गए तेज हवा होने के कारण फिर नाव को समस्या बंद कर दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन के द्वारा नाव की समस्या जब बंद कर दिया गया तो 10 बजे से सारे लेडीज जितना भी जेंट्स हैं सब घाट किनारे पे बैठा हुआ है। सड़क के लिए जिला परिषद के द्वारा आज से 4-5 महीने पहले 10 दिनों तक अनशन किया गया था, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। जैसे ही इनके द्वारा फ़ोन किया गया कि हम लोग भूखे हैं, जो उपलब्ध था मार्केट में
तुरंत हम लोग लेके आए हैं। अब इन लोग को अभी खाना शुरू किया है, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जा रही है। लोगों का जो आक्रोश है साफ तौर पे है यदि कि जनप्रतिनिधि ने यदि शहर का विकास किया हुआ रहता है, जो पुल यहाँ पर यदि दिए हुए रहते तो इनको ये परेशानी आज नहीं झेलनी पड़ती। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना से आ रही है। पटना के जेडीएम अस्पताल को सील कर दिया गया। जी हां, पटना के जेडीएम अस्पताल को सील कर दिया गया है। कोरोना मरीज से 6 लाख रुपए वसूले जाने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगा था। यहां जो भर्ती मरीज है उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कंकड़बाग पुलिस और मजिस्ट्रेट ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां जेडीएम अस्पताल को सील कर दिया गया है। आरोप लग रहा था अस्पताल प्रबंधन पर कि उन्होंने कोरोना मरीज से 6 लाख रुपए वसूले थे और इसके बाद इसे सील किया गया है। वहीं भर्ती मरीज जो अस्पताल में थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। कंकड़बाग पुलिस और मजिस्ट्रेट ने ये कार्रवाई की है। बक्सर में बाढ़ की आड़ से जिला प्रशासन और गंगा दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जल आयोग ने बताया कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले साल बाढ़ ने बक्सर के चौसा, बक्सर, सिमरी चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड में हजारों एकड़ में लगी धान और मक्के की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। बक्सर में भी गंगा का जल स्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2016 और 19 में जो बाढ़ आई थी बक्सर ज़िले में, बक्सर ज़िले कुल 5 प्रखंड बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और इस वर्ष भी आलम यह है कि गंगा का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम अभी खड़े हैं रामरेखा घाट पर। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गंगा का जलस्तर किस तरह से बढ़ रहा है। सर ये बताइए कि गंगा का जलस्तर कैसे बढ़ रहा है, क्या रफ्तार है? गंगा का जल जो है 40-45 सीढ़ी तक से डूब चुकी है। ऐसा जो फरस है, ये फरस 400 डूब चुका है। गंगा का जल बराबरी बढ़ती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बक्सर जिला प्रशासन के जिलाधिकारी जो डीएम है, बक्सर डीएम, उन्होंने कहा है कि पूरा बक्सर जिला प्रशासन बाढ़ को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में तय समय पर ही चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों से यह अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। 29 नवंबर को खत्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल। एक ही चरण में बिहार में चुनाव कराने की मांग उठ रही है। कई प्रमुख दलों ने चुनाव आयोग को सुझाव भेजे हैं। पिछली बार बिहार में 6 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 1 चरण में चुनाव करने की मांग की जा रही है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि तय समय पर बिहार में चुनाव होंगे। तो तय समय पर चुनाव होंगे, ये तय हो गया है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या और अहम जानकारी है? देखिए ना, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि जो अटकलें लग रही थी कि भाई कोविड या फिर जो आप कहें कि बिहार में जो बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में हैं, उसके मद्देनजर क्या चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, तो उसके बारे में जो इसी के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं, यानी चुनाव आयोग में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव बिहार में तय समय पर ही होने जा रहे हैं। और जब हम तय समय कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि जो नवंबर की डेडलाइन है कि नवंबर का महीना खत्म होने के पहले बिहार में चुनाव हो जाएं, तो वह उस सीमा तक चुनाव करा दिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, वैसी कोई आशंका पैदा नहीं होने जा रही है। और इलेक्टोरल प्रोसेस जो है जाहिर है वह नवंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। जहां तक सवाल है, एक बड़ी बात है जो कि बार बार बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव जो है सो सिंगल फेज में हो। लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे कि जब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो 6 फेज के चुनाव थे। तो ऐसे में संभव नहीं है कि सिंगल फेज चुनाव हो। जो चुनाव आयोग के अंदर जो मंत्रणा चल रही है वो फिलहाल इस बात पर चल रही है कि चुनाव जो है 2 से 3 चरणों के बीच कराए जाए। ध्यान रखें कि अगर 2 से 3 चरणों के बीच चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो चुनावों की जो घोषणा होती है, जो औपचारिक घोषणा, उसमें जो है विलंब हो सकता है। क्योंकि जब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो वह जो है उसके लिए घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। और 9 सितंबर की वो घोषणा तब हुई थी जब बिहार में 6 चरणों में चुनाव कराए जाने थे। इसका अर्थ ये है कि अगर चुनाव आयोग जिन सुझावों पर विचार कर रहा है उसके हिसाब से जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि चुनाव 2 से 3 चरणों में ही होंगे, तो जाहिर है चुनाव तारीखों का ऐलान जो है वह और देरी से हो सकता है। और संभव ये है
कि शायद 20 सितंबर के आसपास ये घोषणा हो। तो यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के सीजन में आप चुनाव आखिर कराएंगे कैसे, तो उसके लिए जो है एक विस्तृत गाइडलाइन जो कि संभवतः शायद आज के दिन ही जारी हो जाए, क्योंकि उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप ध्यान रखें कि चुनाव आयोग में जो हमेशा जो फुल आयोग की बैठक होती है वह जो है अमूमन मंगलवार और शुक्रवार को होती है। पिछले मंगलवार को जब बैठक हुई थी तो बहुत सारे महत्व में टीम ने विचार किया था। आज तो इस बात की जताई जा रही है कि अगर उन गाइडलाइंस को फाइनल कर दिया जाता है और उस पर आयोग अपनी मुहर लगा देता है तो उसको जारी कर दिया जाएगा। और जाहिर है ये जो गाइडलाइंस हैं वह हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वह जो है कैंपेनिंग हो, चाहे वह बूथ हो, चाहे पोलिंग प्रोसेस हो, क्योंकि आप ध्यान रखें कि चुनाव विशेष परिस्थिति में हो रहे हैं, कोविड के हालात में हो रहे हैं। तो कोविड-19 के इस दौर में चुनाव कैसे होंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। आपको जाहिर है जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि जो पिछली बार जितने मतदान केंद्र बने थे उससे 1.5 गुना मतदान केंद्र होंगे। और बिहार जैसे हालात में जहां पर बाढ़ की समस्या है, कोविड की समस्या है, इतने बड़े पैमाने पर नए मतदान केंद्र खड़े करना वह अपने आप में एक चुनौती है। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि पिछली बार से जो है 1.5 गुना मतदान केंद्रों की तादाद होगी। उससे भी बड़ा सवाल ये कि कोविड-19 के इस दौर में जो कोविड कंफर्म्ड केसेस हैं उनके लिए आप मतदान कैसे करवाएंगे, तो जाहिर है वहां पर फिर जो है सो अलग से मतदान कर्मी जो कि पूरी तरीके से फुल प्रोटेक्टिव गियर में होंगे, उनके लिए अलग ईवीएम होंगे। ये तमाम प्रोटोकॉल जो है चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप जब रैलियों की इजाजत देंगे, क्योंकि रैलियां तो होनी है, अब रैलियां होगी तो फिर आप कैसे करेंगे, वहां पर भी जो है सो गोलाई बनाई जाएगी कि आप किस तरीके से 2 गज की दूरी में खड़े हों। लेकिन क्या यह व्यवहारिक तौर पर संभव होगा, यह भी एक बड़ी चुनौती है। साथ में यह भी देखा जाएगा कि कुछ ही डिजिग्नेटेड मैदान होंगे हर जगह जहां पर कि किसी भी पार्टी को जो है अपनी रैली करनी होगी, क्योंकि जो सो वहां पर इस तरह की तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की स्पेसिफाइड प्रोविजंस की जाएंगी। तो ये तमाम चीजें होंगी जो कि इस गाइडलाइन के जरिए बाहर आएंगी। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे। पिछली बार 6 चरणों में चुनाव हुए थे, उसकी जगह 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। और जो चुनाव तारीखों का जो ऐलान है वह मध्य सितंबर के बाद हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब 6 चरणों में चुनाव हुए थे तब उसकी घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के जरिए फिलहाल सामने आ रही हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर ये चुनाव को हम देखें, अगर चुनाव वक्त पे होते हैं तो इतिहास ही होगा। इतिहास में भी ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन कितना अलग होगा, कितना खास होगा इस बार का चुनाव? देखिए 2-3 पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का ये सिलसिला जो है, आप ध्यान रखिए कि भारत में भी मार्च में 20 मार्च के आसपास जो है सो हम लोगों ने इस पे सावधानियां बरतनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद से लगातार आप देखें मार्च बीत गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हम लोग अगस्त के महीने में, यानी करीब 5 महीने से हम इस परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसे में चुनाव कराना, आप ध्यान रखें कि चूंकि कोविड का दौर है, बिहार में इसका गहरा प्रकोप है, तो ऐसे में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि एक मतदान केंद्र पर भीड़ को जो है कम किया जा सके। लेकिन जो दूसरी बड़ी चुनौती आने वाली है कि जो जाहिर है चूंकि मतदान का जो अधिकार है वह सबके लिए है, तो मान लीजिए जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं उनको भी आपको मतदान का अधिकार देना होगा। अगर आप उनको मतदान का अधिकार देंगे तो उनके लिए आपको अलग से जो है ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग से उसके लिए जो है सो ट्रेंड ऐसे मतदान कर्मी नियुक्त करने पड़ेंगे जो कि फुल प्रोटेक्टिव गियर में होंगे, और उस दौरान जो है सो वह चुनाव ऐसे लोगों के लिए कराने पड़ेंगे। बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि मान लीजिए जो है क्या सेम डे ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर सेम डे नहीं कराई जाती तो फिर स्ट्रांग रूम की प्रोसेस एक अलग डिफिकल्टी पैदा करेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि जब चुनाव होते हैं उसके बाद से सभी जो ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में बंद करके सील कर दिया जाता है। तो क्या कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होगा या फिर सेम डे आप इलेक्शन करेंगे? ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। उससे भी बड़ी बात जो चुनावी रैली, जाहिर है चुनावी रैलियों को की इजाजत मिलेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। चुनौती लेकिन उससे भी बड़ी होगी कि चुनावी रैलियों में जो हम लोग देखते हैं कि बिहार में लाखों लोग जो है पटना के गांधी मैदान में अगर आप रैली करते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, उसके मध्य जो सो कैसे आप 2 गज की दूरी मेंटेन कर पाएंगे, यह बड़ी चुनौती होगी। चुनाव जो है कुछ ही डेजिग्नेटेड जगहों पर उसके लिए रैलियां होंगी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन इसको व्यवहारिक तौर पर उतारना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब देखिए दुनिया के कई देशों में, करीब 30 से ज्यादा देशों में इस कोविड के फेज में चुनाव हुए हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि वो देश काफी विकसित देश हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्ट्रक्चर्ड है, वहां पर जो है
आप जो उम्मीदवारों की तादाद काफी कम होती है, उसके मुकाबले बिहार का अपना जो है जाहिर है डिक्लेयर्ड पिछड़ापन, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां पर मतदाता बहुत बड़ी तादाद में है, जहां पर एक तरफ बाढ़ का खतरा है तो दूसरी तरफ कोविड जो है सो अपनी एक तरह से कह सकते हैं पूरा असर दिखा रहा है, उसमें जो तस्वीर बनकर आ रही है कि 2 फेज या 3 फेज के जो चुनाव होंगे उसमें जो है आपके पास एक गैप अभी भी है। हो सकता है अगले महीने दिन में बाढ़ का पानी उतर जाए, कोविड का थोड़ा प्रकोप कम हो जाए और 20 सितंबर के आसपास चुनाव की तारीखों की घोषणा हो और फिर आप जो है सो नवंबर आखिर तक ये सारी की सारी प्रोसेस पूरी कर लें। तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहे हैं। विस्तृत गाइडलाइन इस मामले में कि आखिर चुनाव कैसे होंगे, चुनाव की तारीखों को छोड़कर वह शायद जारी हो सकती है। ये भी संभावना बन रही है कि आज जो चुनाव आयोग की जो बैठक है उसमें भी शायद यह चीज सामने आ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली हमें इंतजार करना होगा चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी फॉर्मल नोटिफिकेशन या घोषणा का। तो कोरोना काल के दौरान ये चुनाव बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए, लेकिन उसके बावजूद सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि चुनाव जो है वो तय समय पर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम अहम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है। समस्तीपुर में मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मारी गई है। पिता की मौत हो गई जबकि बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उजियारपुर के माइसारी वार्ड नंबर 3 की ये वारदात है। मुकेश हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। मुकेश, कहां की ये वारदात है और कैसे वारदात हुई, फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? जी अनूप, ये उजियारपुर थाना क्षेत्र के महिसारी वार्ड संख्या 3 के घटना है, जहां पर 4 से 5 की संख्या में अपराधी आए थे और ये जो घटना हुई है देर रात की बताई जा रही है और अपराधी घर में घुस करके पिता पुत्र को गोली मार दी, जहाँ पर मौके पर ही पिता की मौत हो गई और पुत्र अभी जो है जख्मी है, उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस मामले में पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन घटना के बारे में जो जानकारी मिल रही है हत्या के संदर्भ में, वो पूर्व में किसी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था, उसी दौरान विवाद हुआ था और उसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है अपराधियों के द्वारा। जो अभी तक जानकारी क्षण के सामने आई है उसके मुताबिक। जी अनूप, क्या किसी को नामजद आरोपी बनाया गया? परिवार वालों को शक है किसी पर? जी अभी अनूप, इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। परिवार के लोग उस ऑर्केस्ट्रा का जो पूर्व में आयोजन हुआ था उसी को लेकर के शक जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनके द्वारा नाम नहीं दिया गया है पुलिस के सामने और ना ही मीडिया के सामने नाम बताया गया है, जिसकी वजह से FIR का इंतजार किया जा रहा है। FIR दर्ज होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा और नाम सामने आ पाएगा। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है समस्तीपुर से, जहां मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मारी गई है। पिता की मौत हो गई जबकि बेटे को गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। पुरानी रंजिश बताई जा रही है इस वारदात के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में सिर्फ कहने के लिए एक शराबबंदी कानून लागू है। शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। नवादा पुलिस ने जिले के बुजुर्ग पंचायत के बजवातरी के जंगलों में चल रहा अवैध महुआ शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 12 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है, साथ ही कई उपकरणों और लगभग 3000 क्विंटल जावा महुआ शराब को नष्ट किया। इन सब के बीच पुलिस को देखते ही धंधेबाज जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। बजवातरी में अभी 12 भट्टी ध्वस्त हुआ है और लगभग 105 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ है। नदियों में उफान में कमी के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परेशानी कम नहीं हुई है। दरभंगा के कई गांव अब भी डूबे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन बनाए गए, लेकिन लोगों की मुश्किलें अब भी बरकरार है। दरभंगा जिले में बाढ़ की रफ्तार में कमी दिख रही है, लेकिन लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं आई है। खेत, खलिहान, सड़क, स्कूल अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी से घर और स्कूल में पड़े सामान बर्बाद हो गए हैं। हजारों परिवार गांव छोड़कर दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर शरण लिए हुए हैं। आने जाने के लिए बस जुगाड़ की नाव ही सहारा है। नुकसान तो काफी सारा है। देखते ना सामने में ऑफिस 2 है 3 गो ऑफिस था, वो टूट गया है। सब नाश्ते बहुत सामान हो गया है। ऐसा बात नहीं। जाते आते हम कमर पर पानी हुआ है, अभी तभी इतना कमर पर पानी हिल के जा रहे हैं। हम आजकल जाना आना करते हैं, बाकी सारी चीज बंद है। नलका डूबा हुआ है, बिजली नहीं है। वहीं दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने कहा है कि दरभंगा जिले में 181 पंचायत की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है।
बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए करीब 250 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी नीचे उतर रहा है वहां ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के साथ मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। इसके साथ ही फसल क्षति और मकान क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से, लोगों का सहयोग से हम उस फेज से गुजर चुके हैं और अभी हम लोगों का ध्यान है कि फसल क्षति का सही आकलन करना, जिसका आकलन हो रही है। बहरहाल सरकार हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे कब तक चलेगा। लिहाजा उत्तर बिहार को बाढ़ के कहर से निजात दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।